Hello to all. Today we are going to discuss about the pteridophytes और हम लोग आज pteridophytes की लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर आपने pteridophytes के जनरल फीचर्स पढ़े थे। आज हम लोग यहाँ पर पूरा इसका pteridophytes का जीवन चक्र पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाइफ साइकिल होती है pteridophytes के अंदर वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। राइट, द लाइफ साइकिल इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप। और आपको ये बता दूं कि सबसे पहले बीजाणुओं का निर्माण कहां पर होता है, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स तो हैप्लॉइड होते हैं, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है? तो स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया में होता है, यानी कि बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानी में होता है। अब प्रश्न उठता है कि स्पोरेंजिया कहां पर बनती है? तो स्पोरोफिल्स पर क्या बनती है? स्पोरेंजिया बनती है। देखिए, वह पत्तियां जिस पर स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणु धानी बनती है, उन पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? बीजाणु पर्ण कहते हैं, या क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। और इन स्पोरोफिल्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया है, उन लीव्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज नॉन एज द रिप्रोडक्टिव लीव्स। क्यों? क्योंकि इनका जो संबंध है वो जनन से है, इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव लीव्स कहते हैं। और जो दूसरी जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है, और उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोफिल्स कहते हैं, या वेजिटेटिव लीव्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध फोटोसिंथेसिस से तो है, लेकिन उनका संबंध जनन से नहीं है, इसलिए वेजिटेटिव लीव्स कहते हैं। ऑल टुगेदर मैं ये कह सकता हूं कि टेरिडोफाइट्स के अंदर दो प्रकार की पत्तियां हैं। एक तो वेजिटेटिव लीव्स जिनके ऊपर की कोई स्पोरेंजिया वगैरह नहीं है और उनका संबंध केवल फोटोसिंथेसिस से है, उनको तो हम बोलते हैं ट्रोपोफिल्स। और दूसरी लीव्स जिनके ऊपर की स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणु धानियां हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? स्पोरोफिल्स या रिप्रोडक्टिव लीव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पर टेरिडोफाइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिक कैरेक्टर है कि यहां पर जो स्पोरोफिल्स होती है वो भी फोटोसिंथेटिक होती है। नॉर्मली तो ट्रोपोफिल्स तो फोटोसिंथेटिक है ही, लेकिन यहां पर जो स्पोरोफिल्स है, जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है, वो भी क्या है? फोटोसिंथेटिक है। ओके। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि स्पोरोफिल्स का जो एबैक्सियल पार्ट है, एबैक्सियल का मतलब जो है, जो स्पोरोफिल्स पत्तियां जो है उनके निचले भाग पर क्या उपस्थित है? स्पोरेंजिया उपस्थित है। ऊपरी भाग पर नहीं है, निचले भाग पर क्या है? बीजाणु धानियां उपस्थित है। और जो बीजाणु धानियां है, जो कि स्पोरेंजिया है, वो ग्रुप के अंदर पाई जा रही है, अकेले अकेले नहीं पाई जा रही है। बेसिकली स्पोरोफिल्स की निचली सतह पर स्पोरेंजिया 3-3, 4-4 के ग्रुप में, समूह में पाई जाती है। और स्पोरेंजिया के इन समूहों को, जो कि स्पोरोफिल्स की निचली सतह के ऊपर पाई जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं? सोराई कहते हैं, या इनको आप सोराई या सोरस कह सकते हो। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोराई स्पोरोफिल्स पर पाए जाते हैं। ठीक है। अब याद रखना है कि स्पोरेंजिया के अंदर देखो, तो अब क्या आपने सीखा? स्पोरोफिल की निचली सतह पर स्पोरेंजिया है। राइट। अब ये जो स्पोरेंजिया होती है, इनके अंदर क्या उपस्थित है? तो बीजाणु धानियों के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं उपस्थित है, यानी कि इंग्लिश में मैं कहूं तो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल उपस्थित है। समझ में आ रहा है? बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका है। ये जो स्पोर मदर सेल होती है, ये भी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ठीक है। अब स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा स्पोर मदर सेल के अंदर, तो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, और वो जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना उसको हमने क्या कहा? स्पोर कहा। और स्पोर जैसे ही बनता है, तो स्पोर जो है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन की क्या है? शुरुआत है। जैसे स्पोर बनता है तो स्पोर क्या है? एन है। राइट। तो स्पोर से गैमेटोफाइटिक जनरेशन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। ठीक है। अब ये जो स्पोर होता है, इसका डेवलपमेंट यानी कि इसका जो जर्मिनेशन है वो एक्सोस्पोरिक होता है। ठीक है। यदि ये स्पोर होमोस्पोर है, होमोस्पोर, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि टेरिडोफाइट्स के अंदर दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर। एक ही प्रकार के जो बीजाणु होते हैं, राइट, उनको तो बोलते हैं होमोस्पोर्स। और हेट्रोस्पोर्स में क्या होता है? दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर। मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर केसेस के अंदर जो स्पोर्स का जर्मिनेशन है, यानी कि जो होमोस्पोर्स होते हैं,
सम बीजाणुक होते हैं उनका अंकुरन हमेशा एक्सोस्पोरिक होता है। और यहां पर लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सोस्पोरिक हो। हेट्रोस्पोरस कंडीशन के अंदर, विषम बीजाणुक अवस्था के अंदर, ये जो एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है इसके स्थान पर क्या होता है, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। लेकिन यहां पर एक बार के लिए मैं मान के चलता हूं कि होमोस्पोरस कंडीशन की मैं बात करूं तो होमोस्पोरस कंडीशन के अंदर जो स्पोर्स हैं उनका जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक होता है। जैसे कि नाम दर्शा रहा है, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब स्पोरेंजिया के बाहर, एक्सोस्पोरिक स्पोरेंजिया के बाहर। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या बने थे, स्पोर बने थे। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल थी, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ तो क्या बने, स्पोर बने। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्सोस्पोर जर्मिनेशन का मतलब होता है, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन का मतलब होता है स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरेंजिया में ना होकर स्पोरेंजिया के बाहर, बाहर कहां पर, सॉइल में होता है। ठीक है, और सॉइल में जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा तो स्पोर के जर्मिनेशन से सॉइल में एक रचना का निर्माण होगा, उसको हम क्या कहते हैं, गेमिटोफाइट, या हम यहां पर क्या कह देते हैं, प्रोथैलस कह देते हैं। यानी कि स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है, गेमिटोफाइट बनता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। और याद रखना ये प्रोथैलस बिल्कुल भी या गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पर निर्भर नहीं है। याद रखना इस पूरे टेरिडोफाइट्स में गेमिटोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइटिक जनरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गेमिटोफाइट बना है वो भी स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो गेमिटोफाइट बना है यानी कि जो प्रोथैलस बना है वो प्रकाश संश्लेषी होता है, स्वतंत्र होता है और स्पोरोफाइट के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। और ये जो गेमिटोफाइट बनता है, इस गेमिटोफाइट के ऊपर आगे चलकर ये जो गेमिटोफाइट होता है ना, ये देखो गेमिटोफाइट जो होता है वो कैसा होता है, मोनोशियस होता है। होमोस्पोरस कंडीशन के अंदर, मैं फिर यहां पर बता दूं कि होमोस्पोरस कंडीशन के अंदर यदि ये स्पोर होमोस्पोर था, होमोस्पोर मतलब सम बीजाणु, राइट, दो प्रकार के बीजाणु बन सकते थे ना टेरिडोफाइट्स में, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। यदि होमोस्पोरस कंडीशन के अंदर, सम बीजाणु कंडीशन के अंदर जो गेमिटोफाइट बनता है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब समझते हैं, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग एक ही थैलस के ऊपर बनेंगे। ठीक है, लेकिन हेट्रोस्पोरस कंडीशन के अंदर यानी कि विषम बीजाणु कंडीशन के अंदर ये कैसा हो सकता है, दैट इज डायोशियस हो सकता है, एक लिंगी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक बार के लिए मान के चलते हैं कि ये जो गेमिटोफाइट है वो कैसा है, मोनोशियस है, मतलब एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जा रहे हैं। तो नर जननांग को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल ब्रायोफाइटा की तरह। यहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको तो हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूधानी। और पूधानी के अंदर क्या बनते हैं, एंथीरोजोइड्स, यानी कि क्या होते हैं, पूमणु। कहने का मतलब है एंथ्रीडियम जो है वो क्या है, दैट इज नोन एज द मेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि प्रोथैलस के ऊपर बनता है। उसके अंदर मेल गैमिट बनते हैं, मेल गैमिट को एंथीरोजोइड या पूमणु कहते हैं। और ये जो पूमणु होते हैं वो बाईफ्लैजिलेट, यानी कि या तो दो फ्लैजिला युक्त हो सकते हैं या मल्टीफ्लैजिलेट, दो से ज्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं। और दूसरा जो सेक्स ऑर्गन बना है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसको बोलते हैं स्त्रीधानी, यानी कि आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पूमणु किसमें है, एंथ्रीडिया के अंदर, यानी कि एंथ्रोजोइड किसमें, एंथ्रीडिया के अंदर, और आर्चिगोनिया के अंदर क्या है, एग है। ठीक है, तो ये एग और ये क्या चीज है, एंथ्रोजोइड। तो ये क्या हुआ, मेल गैमिट, ये क्या हुआ, मेल गैमिट, और ये क्या चीज हुई, फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। याद रहे एक चीज, बिल्कुल ब्रायोफाइट्स की तरह ही ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों ही मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है। अच्छा, अब ये जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। इनके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, जूडियोगेमी कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमिट का तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलते हैं जाइगोट, यानी कि युग्मनज। और जैसे ही जाइगोट बनेगा तो वापस से यहां से स्पोरोफाइटिक जनरेशन की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अच्छा, याद रखना कि फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल ब्रायोफाइट्स की तरह टेरिडोफाइट्स के अंदर भी वाटर एसेंशियल है। बिना निषेचन के इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए तो जहां पर बारिश ज्यादा होती है वर्षा ऋतु के अंदर इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो वाटर एसेंशियल होता है। अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब एक बार जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट सून कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, यानी कि
2n स्ट्रक्चर बन गया, रूट स्टेम और लीफ वाला, राइट। अच्छा याद रखना यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, ऊगेमस है, अंडयुग्मजी प्रकार का है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है ऊगेमस का मतलब क्या होता है कि मेल गैमेट छोटा होता है लेकिन मोटाइल होता है, गतिशील होता है। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, अगतिशील होता है, लेकिन क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस होता है और लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लोन्टिक प्रकार की होती है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में, ये बहुत खास बिंदु है, ये हमेशा नोट रखना कि पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में प्रोथैलस यानी कि जो गेमेटोफाइट होता है वो हमेशा कैसा होता है, नॉन वेस्कुलर। ये मैंने पॉइंट क्यों कहा, आप पढ़ क्या रहे हो, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम से, यानी कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन जाइलम फ्लोएम जो होता है वो स्पोरोफाइट में पाया जाता है। पूरे के पूरे पादप जगत के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर कभी भी प्रोथैलस के ऊपर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, यानी कि प्रोथैलस जो होता है वो नॉन वेस्कुलर होता है, असंवहनीय होता है। एक तो ये बात ध्यान रखना। और ये जो गेमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट का, इसके अंदर दो भाग है, एक तो होता है थैलस यानी कि सुकाए, रूट स्टेम और लीफ नहीं होते, और दूसरा जो भाग है वो क्या चीज है, राइजोइड्स यानी कि क्या होते हैं, मूलाभास होते हैं। तो ये तो है पूरी लाइफ साइकिल। यदि हम इस थ्योरी पढ़ने के बाद में इस लाइफ साइकिल को यदि चार्ट के माध्यम से देखें तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी और आप आसानी से लाइफ साइकिल को रिमेंबर कर पाएंगे और क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जरा देखिएगा, आप सब जानते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन है, डेट इज स्पोरोफाइट है, यानी कि इनके अंदर रूट स्टेम और लीफ होते हैं। ब्रायोफाइट्स तक रूट स्टेम लीफ नहीं थे, यहाँ पर रूट स्टेम लीफ होते हैं। अब स्पोरोफाइट की जो लीव्स होती है, ऐसी लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। अभी जस्ट मैंने कहा था कि स्पोरोफिल को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स भी कह देते हैं। तो स्पोरोफिल की निचली सतह पर क्या बनेगी, स्पोरेंजिया बनेगी। स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधनी। स्पोरेंजिया कैसी होती है, 2n। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है, बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, वो भी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस से क्या बन जाता है, स्पोर। जैसे स्पोर बनता है तो स्पोर यानी कि बीजाणु कैसा है, एन है, ठीक है। तो ये यहां से कौन सी जनरेशन की शुरुआत हो गई, गेमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है। अब ये जो स्पोर होता है इसका जो जर्मिनेशन होता है वो ज्यादातर केस के अंदर कैसा होता है, एक्सोस्पोरिक होता है, यानी कि सॉइल के अंदर होता है, स्पोरेंजिया में नहीं होता है। तो ये स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल थी उनसे जो स्पोर बने, अब वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गेमेटोफाइट बनाएंगे। गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। प्रोथैलस कैसा होता है, नॉन वेस्कुलर होता है, और इसके अंदर कितने भाग होते हैं, दो भाग, थैलस और राइजोइड्स। गेमेटोफाइट कैसा होता है, मोनोशियस होता है। मोनोशियस मतलब एक ही गेमेटोफाइट के ऊपर, एक ही प्रोथैलस के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि एंथीडिया और आर्चिगोनिया, पुधानी और स्त्रीधानी। एंथीडिया के अंदर क्या बनते हैं, मेल गेमेट, जिनका नाम क्या है, एंथेरोजोइड। आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनते हैं, फीमेल गेमेट, नाम क्या है, एग। अच्छा याद रखना, एंथीडिया और आर्चिगोनिया दोनों ही कैसे हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेट युक्त, आवरण युक्त होते हैं, राइट। अब एंथेरोजोइड और एग जो होते हैं वो मेल और फीमेल गेमेट फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका नाम क्या है, जाइगोट है। जाइगोट के बनने के साथ ही कौन सी जनरेशन की शुरुआत हो गई, स्पोरोफाइटिक जनरेशन की। जाइगोट से अब क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कोई भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो था वो अपना टेरिडोफाइट का पार्ट 2 था। हमने पार्ट 1 के अंदर केवल जनरल फीचर्स डिस्कस किए थे, राइट, रूट स्टेम लीफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के बारे में। और आज हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को हम लोगों ने डिस्कस किया। मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं टेरिडोफाइट्स की क्लासेस के ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा, तो उन्हें भी आप देखिएगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स अ लॉट। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो यू कैन टेक। थैंक यू।